अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेडिकल वर्सेस स्पिरिचुअल की इस सीरीज में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सीरीज में इंशाल्लाह जितने भी रूहानी मसाइल हैं या मेडिकली मसाइल हैं नफ्सियात के हवाले से, उनको डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। उसके इलाज के हवाले से आज के जो हमारे मेहमान उनका तारुफ करवाता चलता हूँ। हमारे साथ एक साइड पर डॉक्टर बदर मुनीर साहब मौजूद हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं, और एक साइड पर कारी अब्दुल बासित सल्फी साहब मौजूद हैं जो कि रूहानी मुआलिज हैं। आज का सवाल जो है वो डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछूंगा कि सिजोफ्रीनिया क्या है, इसकी अलामत क्या हैं और इसका इलाज आप कैसे करते हैं? देखिए, सिजोफ्रीनिया एक नफ्सियाती बीमारी है, काफी पेचीदा बीमारी है और ये काफी लंबी बीमारी है। मतलब कि अगर हम कहें ना साइकियाट्री की मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई इलनेस है तो स्किजो या सिजोफ्रीनिया हम दोनों कह सकते हैं, सिजो भी स्किजोफ्रीनिया भी। बेसिकली इसकी अलामत दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है। जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं उनमें बेसिकली पेशेंट को वह भी यकीन हो जाता है जिसको हम कहते हैं डिलूजन। बेसिकली इसमें पेशेंट को लगता है कि मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हैं, वो मुझे जहर देना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, या मेरे हमसाए हैं वो मेरी बातें सुन रहे हैं, उन्होंने हमने कैमरे लगाए हुए हैं, माइक लगाए हुए हैं और हमारी जासूसी हो रही है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, 20 साल की बच्ची थी और वो मतलब बिल्कुल अपनी माँ के हाथ का बना भी नहीं खा रही थी, क्योंकि उसको इतना यकीन था कि उसकी माँ उसको जहर देना चाहती है। ठीक है। इस तरह कुछ अर्सा पहले एक बुजुर्ग आए थे और उसका बेटा उसके साथ था, लेकिन वो उनसे पानी लेके नहीं पी रहे थे, एक घूंट तक नहीं पी रहे थे। उनको इतना यकीन था कि उनको जहर देंगे इस पानी में, उनको मार देंगे। ठीक है। पेशेंट की नियत इस हद तक हो जाती है। फिर बाद मरीजों को लगता है कि उनको इशारे हो रहे हैं, जैसे कोई टीवी में कोई बात हो रही होगी, मरीज को लगेगा कि इसके बारे में बात हो रही है और इसके जो उसके दुश्मन हैं या इसके किसी को मैसेज कन्वे किया जा रहा है पेशेंट के बारे में। न्यूज़पेपर में कोई हेडिंग को लेकर वो अपने आप पे सोच लेगा, या कोई अगर बाद दफा लोग अगर अपने बालों को ऐसा करेंगे तो उनको लगेगा कि पेशेंट के बारे में इशारा कर रहे हैं कि पेशेंट के बाल काट दिए जाएंगे या बाल नहीं रहेंगे। इस तरह का बिलीव होने लग जाता है। बाद मरीजों को लगता है कि जो उनकी हरकत है, उनकी सकनात है, उनकी सोचे हैं, ये बाहर से कोई बंदा कंट्रोल करना शुरू हो गया है, ये उनकी अपनी नहीं है, बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा है सोचों को। बाद मरीजों को लगता है कि उनके दिमाग में बाहर से कोई सोचे डाल रहा है। अच्छा। और उन सोचों को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है। और बाद मरीजों को लगता है कि जो वो सोचते हैं, मतलब जो भी अपनी सोचेंगे वो दूसरे लोगों को पता चल जाता है। जब उनकी सोचें ब्रॉडकास्ट हो रही हैं टीवी पे, इर्द गिर्द के लोगों को वो जो भी सोच रहे हैं वो सबको सुनाई दे रहा है। बाद मरीजों को लगता है कि वो फर्ज करें अगर वो 9 का हिस्सा देखेंगे तो उनको लगेगा कि उनको आज हैंग कर दिया जाएगा। मतलब बाद मरीजों को लगता है कि 6 का है या किसी इशारे पे रेड हो गया है, ग्रीन हो गया है, तो उनको लगेगा कि उनको संसार कर दिया जाएगा या कुछ ऐसा। मतलब नेगेटिविटी आ जाती है पेशेंट में, तो इसको कहते हैं डिलूजन ऑफ पैसिविटी। मतलब वो अपने आप को मतलब मुख्तलिफ इशारों से वो खुद को मतलब रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे बारे में और हमें ही इसको कन्वे किया जा रहा है। अच्छा। बाद लोगों को मतलब आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं मरीजों को। आवाजें सुनाई किस तरह, मतलब वो मतलब होता है कि 2 पेशेंट आपस में पेशेंट को डिस्कस कर रहे होंगे, 2, 3 लोग, 4 लोग, वो पेशेंट को आवाजें आ रही होंगी कि वो पेशेंट को डिस्कस कर रहे हैं, या पेशेंट को एक बंदे की आवाज आ रही होगी और वो पेशेंट से मुखातब होगा और पेशेंट से बातें कर रहा होगा। एक दफा हम राउंड कर रहे थे वार्ड में, हमारे मेरे सुपरवाइजर थे, 5-6 अमले वाले इधर, स्टाफ इधर, और हम राउंड करके बाहर निकल रहे थे वार्ड से, तो एक बड़ा यंग और बड़ा हेल्दी लड़का आया और उसने मुझे टका के लगाई। मैं तो हिल गया सारा ना। तो जब वो ठीक हुआ, कुछ बेहतर हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों मारा था? तो वो कहता मुझे तो ऑर्डर आया था कि इसको मार दो, तो मैंने मार दिया आपको। ठीक है। इस तरह बाद में पेशेंट किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इस जो उनको मैसेज कन्वे हो रहा होता है आवाजों के थ्रू, या उनको लगता है। अच्छा। बाज होता है कैटाटोनिया, एक होती है अलामत जिसमें मरीज खड़ा हो जाता है, एक टांग पे और एक बाजू ऊपर कर लेता है। अच्छा। और वो घंटा खड़ा रहता है, उनको कोई नहीं पता चलता, उनको फील ही नहीं होता, थकन का कोई एहसास ही नहीं होता। बाद अगर आप अपने एग्जामिनेशन में मरीज का बाजू पीछे कर देंगे तो पीछे रखेगा, घंटा बाजू उधर ही रहेगा, और अगर आप हाथ आगे करेंगे तो हाथ आगे करता रहेगा। इस तरह की बहुत सारी अलामत होती हैं इन पेशेंट में। अच्छा। बाद दफा इन पेशेंट में टेक्टाइल हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाते हैं। टेक्टाइल हेलुसिनेशन से मुराद है मरीज को लगता है कि उनकी स्किन के अंदर कोई चीज रींग रही है, कोई कीड़े हैं जो रींग रहे हैं, और वो मतलब उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव हो जाता है। बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया एक बिलीव है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है, वहम नहीं होता मरीज को। मरीज का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव हो जाता है कि ये हमें है, बेसिकली एक्चुअल में हो रहा है। हाँ जी। बाद पेशेंट को जुबान पे टेस्ट आना शुरू हो जाता है,
उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होता, लेकिन उनकी जुबान को टेस्ट आ रहा होता है उनकी जुबान पे। बाज पेशेंट्स को लगता है कि उनकी नाक में स्मेल आना शुरू हो जाती है, उन्हें इर्द गिर्द कोई भी स्मेल की चीज नहीं होगी, खुशबू या बदबू जिसको हम लोग कहते हैं, वो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पेशेंट को वो स्मेल आ रही होगी। वो बदबू की फॉर्म में भी हो सकती है, वो खुशबू की फॉर्म में भी हो सकती है। तो मरीज को लगता है कि ये ओरिजिनल चीज है, मतलब उसको इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव हो जाता है। और बहुत सारी अलामात हैं पेशेंट्स के बारे में, मतलब उसको अपनी सोचें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। पेशेंट जो भी सोचता है, फर्ज करें पेशेंट अगर मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर बदर ये करेगा, तो जो बाजों की शक्ल में मुझे आ जाएगा डॉक्टर बदर ये करेगा, डॉक्टर बदर ये करने लगा है, डॉक्टर बदर अब ये करेगा, इस तरह की आवाजें पेशेंट के कानों में आना शुरू हो जाती हैं। और नेगेटिव सिम्टम से बेसिकली क्या मुराद है, नेगेटिव सिम्टम मुराद है पेशेंट का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बिल्कुल वो कुछ नहीं करता, वो मतलब ऐसा ऐसा उसकी दिलचस्पियां खत्म हो जाती हैं, उसकी स्पीच का लेवल खत्म हो जाता है, बोलना कम कर देता है पेशेंट। अच्छा, उसका जो फैक्ट होता है ना फेस का, इसको हम मास्क कहते हैं, इतना ब्लंट फैक्ट हो जाता है, बिल्कुल मास्क टाइप फैक्ट हो जाएगा पेशेंट का फेस, कोई इमोशंस नहीं होंगे, कोई एक्सप्रेशन नहीं होंगे फेस पे। और बाद लोग मतलब बोलना चोलना बंद कर देते हैं, मतलब बिल्कुल अलग रहना शुरू हो जाते हैं, सोशल विड्रॉल आ जाता है मरीजों में, बिल्कुल अपने कमरे में कैद होना शुरू हो जाते हैं। एक लड़का आया था हमारे पास, मुझे याद है पेशेंट, और वो अपने घर से भाग गया था। घर से भाग के हॉस्टल में छुप गया था, किसी वो स्टूडेंट था, और 3-4 माह उस हॉस्टल के कमरे में ही रहा था बस। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता था वो रह रहा है और खाना खाता था बस, वो अपनी जिंदगी मतलब इतना उसने अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था। बेसिकली ये चंद अलामात है जो पेशेंट में आ जाती हैं। ये मसाइल बनने की वजूहात क्या होती हैं, इस हवाले से भी बताएं। अच्छा, बेसिकली ये देखिए, जो स्किज़ोफ्रेनिया की वजूहात तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं। बेसिकली इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, जिसमें मतलब लाइक अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को कोई इन्फेक्शन आ गया है, कोई मटरनल मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, बर्थ के दरमियान कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, और कोई अर्बन एरियाज में जो रहन सहन का पेशेंट का बाज मतलब होती हैं एरिया, माइग्रेंट जो लोग होते हैं वो, उनमें ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, मेरा भी एक सवाल है कि क्या ये कंडीशंस जो हैं ये बॉडी के अंदर से ही यानी पैदा होती हैं या बाहर से हालात की वजह से होती हैं? नहीं, देखिए बेसिकली हाँ, स्ट्रेसेस हो सकते हैं पेशेंट की लाइफ में जो इसको एग्रीवेट करती है, प्रोवोक करती है, लेकिन होता बेसिकली हमारा दिमाग ही है। हमारा दिमाग ही हमारे साथ खेल रहा होता है, दिमाग में चेंजेस आ रहे होते हैं। वजूहात में वही आता है, मतलब कि कुछ केमिकल्स होते हैं, डोपामिन ले ले, ग्लूटामेट ले ले, ये केमिकल्स होते हैं जिनमें चेंजेस आ जाती हैं, पेशेंट के लेवल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, और वो जो लेवल्स होते हैं वो ये सारी अलामात पेशेंट में लेके आते हैं। पॉजिटिव जो अलामात होती हैं मोस्टली, जिसको हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं, वो इसी वजह से आती हैं। बार बार पेशेंट के दिमाग के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी स्किज़ोफ्रेनिया की वजह बनती हैं। और इसके इलाज को आप किस तरह लेकर चलते हैं? हाँ, देखिए इसका इलाज 2 तरह का होता है, और एक मेडिसिन के थ्रू हम लोग करते हैं, और एक सेशंस होते हैं जिसमें काउंसलिंग वगैरह, जिसको हम कह रहे हैं थेरेपी, साइकोथेरेपी जिसको हम लोग बेसिकली आपने हम जबान में कहते हैं, कि वो हम लोग इस तरह करते हैं। बेसिकली अगर तो पेशेंट बहुत एक्यूट कंडीशन में आया है, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सिम्टम्स हैं पेशेंट के, तो पॉजिटिव सिम्टम्स में ऐसा मतलब कि साइकोथेरेपी का इतना रोल नहीं है। हाँ, जब पेशेंट थोड़ा सा बहुत स्टेबल हो जाएगा, एक लफ्ज होता है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है अवेयरनेस होना पेशेंट की अपनी बीमारी के बारे में। पेशेंट को पता होता है कि मैं बीमार हूँ या नहीं, लेकिन इन पेशेंट मोस्टली लोग कहते हैं मैं तो बीमार ही हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला ही नहीं है। मतलब उनको लगता है कि ये तो रीजनल चीज है, बाकी ही दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है चीजें, और मैं बीमार नहीं हूँ। तो उस सूरत में तो हमें मेडिसिन ही देनी पड़ती है। बेसिकली एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, वो हम देते हैं। इन पेशेंट्स की नींद बहुत डिस्टर्ब हुई होती है, 2-3 दिन से सो ही नहीं होते हैं, हमारे पास आते हैं बहुत सारे दिनों से, तो कुछ दिनों के लिए उनको बेंजोस देने पड़ते हैं, जिससे उनको नींद मतलब वक्ती तौर पे आ जाए। और जब वो बेहतर, जब उनकी केमिकल्स और उनकी कंडीशंस वगैरह, जैसे केमिकल्स इम्बैलेंस होता है, वो बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी कंडीशन बेहतर होना शुरू हो जाती है, फिर ऑटोमेटिकली उनकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाती है। बेंजोस हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि इनकी एडिक्शन बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। जितनी भी मतलब नींद की गोलियां हैं, इनकी डिपेंडेंस बहुत जल्दी डेवलप होती है। तो इसलिए मैं बेंजोस तो मैं बहुत कम देता हूँ, और जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो वहीं पे देता हूँ। बेसिकली एंटीसाइकोटिक देना होता है हमने, जो हमें प्रोलॉन्ग चलते हैं। कम से कम हम मरीज को फर्स्ट एपिसोड के बाद भी हम कम से कम 2 साल तक ये इलाज लेके चलते हैं। मेडिसिन के साथ काउंसलिंग भी करते हैं? जी,
मतलब कुछ अर्सा के बाद मतलब एक माह बाद जब मतलब हमें लगे कि पेशेंट बेहतर होना शुरू हो गया है और कुछ अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप होगी अपनी इलनेस के बारे में, तो फिर इसकी बहुत सारी साइकोथेरापीज भी हैं, वो भी हम करते हैं। जी ठीक हो गया। जी कारी साहब, आप इस हवाले से बताइएगा, क्या ये अलामात रूहानी मरीज के अंदर भी मौजूद होती हैं? आप किस तरह इसको आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह डायग्नोज करते हैं? सबसे पहले तो नाम भाई कुछ चीजें होती हैं जो रूहानी मसाइल के साथ ताल्लुक रखती हैं। अच्छा। कुछ चीजें होती हैं जो नफ्सियाती मसाइल के साथ ताल्लुक रखती हैं। बाज़ औक़ात जो रूहानी मसाइल हैं, मेरा ये मानना है कि हर नफ्सियाती मसला, जी मेरी स्टेटमेंट है कि हर नफ्सियाती मसला जिन्नाती नहीं होता, ठीक है, लेकिन हर जिन्नाती मसले में नफ्सियाती मसाइल इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, यानी जिस बंदे को भी जिन्नाती मसला बनेगा ना, जादू जिन्नात का या इससे मिलता है, नफ्सियात भी हो जाएगा, उसको नफ्सियाती मसला हो जाता है। ठीक है। अब आगे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह ट्रीट करते हैं या किस तरह चेक करते हैं। अब हम उसको, जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को हम मेडिसिन की तरफ ही उसकी तवज्जो दिलाएं। बस बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको पढ़ाई में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम देते हैं, अल्लाह की रहमत से वो कवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पढ़ाई में बहुत सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजें बताई हुई हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये इस पढ़ाई करने से, क्योंकि उसके जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, कुछ चीजें क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से वो केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हमने उसको जिक्र के जरिए, ये जिक्र भी एक थेरेपी है, कुरान भी एक पढ़ना, उसको दम करवाना, ये सारी चीजें, ये भी एक थेरेपी है। तो उसके जरिए उसको कंट्रोल करना होता है। तो वो एक बेसिक जो लेवल होता है उस पर हम उसको उसी तरीके से कंट्रोल करते हैं। हाँ, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका हम देखते हैं कि इनको मेडिकली प्रॉब्लम बन चुका है। अब मैं इसकी एक तो एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोग समझ सकें। सबसे पहले तो ये है कि जो कंडीशन यानी जादू जिन्नात की होती है और उसकी वजह से नफ्सियाती मसला बन जाता है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया, अल्लाज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमुना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतु शैतानु मिनल मस। अल्लाह फरमाते हैं, यानी मिसाल दी अल्लाह ने कि एक बंदे को, यानी वो ऐसा होगा क़यामत के दिन सूद खाने वाला, जैसे शैतान ने उसको छू के खिबती बना दिया। तो अब खिबती जो है, बदहवास होना जो है, ये एक नफ्सियाती कंडीशन है। इसी तरह अहादीस में भी मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सहाबी ने सूरह फातिहा का दम किया, उसको मस्से शैतान का मसला था या इस किस्म का कोई मसला था, जुनून का मसला था, तो ये एक नफ्सियाती कैफियत थी। ठीक है। अब इसका जो हल होता है उसका हम इसको चेक हम कैसे करते हैं? जी जी। सबसे पहले तो इसको चेक करने का तरीकाकार हमारा डिफरेंट होता है। उसमें हम एक चीज ये भी चेक करते हैं कि हम उसको यानी ये नफ्सियाती है या जिन्नाती है, उसमें डिफरेंस है। एक तो जो डॉक्टर साहब ने कुछ अलामात बयान की हैं, खौफ ये जादू जिन में भी होता है, खौफ ये दूसरे मसाइल में भी होता है, खौफ नफ्सियाती मसाइल में भी हो सकता है। तो उसको हम यानी अलग अलग कर लेते हैं कि ये कंडीशन किस वक्त बनती है, कैसे बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो हमारे पास पेशेंट आता है उसमें हम देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें शक्लें नजर आती हैं। अब डॉक्टर साहब ने भी बयान किया कि शक्लें भी नजर आती है, आवाजें भी नजर आती है। अब हम उसको देखते हैं कि ये शक्लें इसको किस वक्त नजर आती हैं, हर वक्त नजर आती हैं। अब जो नफ्सियाती प्रॉब्लम का मरीज होता है उसको तो हर वक्त नजर आती रहती हैं, लेकिन जो जादू जिन्नात का पेशेंट होता है उसको हर वक्त नहीं नजर आती, उसको किसी वक्त नजर आती। अब अगला मेरा जो पॉइंट होता है, मेरी अक्सर जो डॉक्टर साहबान हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे गुफ्तगू होती रहती है। डॉक्टर साहब से भी अभी इस टॉपिक पर कई बार गुफ्तगू हुई है। तो मेरा ये मानना होता है कि अगर हम इसको सिंपल बीमारी लें, सिर्फ बीमारी लें कि ये शक्ल का नजर आना सिर्फ बीमारी है, तो उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नजर आया, मैं एक पेशेंट हूं, मुझे नजर आया कि इधर से एक इंसान उठ के गुजरा है, ठीक है जी, ये मुझे नजर आया, लेकिन उसके बाद रिएक्शन भी साथ आता है। किस तरह की रिएक्शन? फॉर एग्जाम्पल दरवाजा खुल गया, लाइट बंद हो गई, ठीक है, ये रिएक्शन है। जैसे अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा ने ऐसी शिकायत की, एक से मुस्लिम की हदीस है, वो सहाबी जो है वो उनको आवाज दी किसी ने। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो यानी उसके बाप ने, मतलब उन्होंने अपने बाप से शिकायत की कि मुझे इस तरह किसी ने आवाज दी है भाग में से, उन्होंने कहा अजान देनी थी तुमने अजान क्यों नहीं दी? वो शैतान था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अहादीस है उससे पता चलता है किसी को नजर आई कोई चीज
उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो आपने फरमाया तुमने अल्लाह अकबर क्यों नहीं कहा, शैतान ने तो भाग जाना था। तो इससे पता चलता है कि नजर आने वाली चीजों में भी बसा औकात जिन्नाती मसाइल होते हैं, आवाज़ सुनने वाली चीजों में भी बसा औकात यानी जिन्नाती मसाइल होते हैं। फिर इसी तरह से खौफ की जो कंडीशंस हैं, सोचों का आना, ये भी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉपर जिन्नात के नाम बताए हैं। वल्हान नामी जिन है जो वसवसा डालता है वुजू में आके, खंजब नामी जिन है जिसका काम है कि उसने नमाज में आके वसवसा डाला। तो ये कंडीशंस यानी मेरा ये मानना है कि शैतान बीमारी बनाने का सबब बनता है, जहां से हम कहते हैं ना वसवसा। अब वसवसा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा मसला है। वसवसा लगी वसवसा फी सुदूरिन नास। अब ये इतना बड़ा टॉपिक है कि वसवसे पर हम एक घंटा में इस पर डिस्कस कर सकता हूं कि वसवसा के। अब वसवसा आगे बीमारियां बनाता है, क्योंकि सूरज नास सारी की सारी सिर्फ एक वसवसे की गिर्द घूम रही कि अल्लाह वसवसे से पनाह दे दे। वसवसा ही खौफ पैदा करता है, वसवसा ही जो है वो इमेजिनेशन में इंसान को ले जाता है और फिर वो चीजें महसूस करता है। ठीक है, अब यहां से अलग अलग कैफियत हो जाती हैं कि जो यानी शैतानी वसवसा होता है वो बीमारी भी लगाता है, वो बीमारी बनाता है, जिसको हम नफ्सियाती मसाइल या नफ्सियाती बीमारी डिक्लेयर करते हैं। अब उसकी लिमिट्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं। बसा औकात वो इनिशियल स्टेज पे है तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये पढ़ो, ये इस तरीके से वसवसे को कंट्रोल करो। हम उसको मोटिवेशन देते हैं, हम बताते हैं कुछ चीजें। काउंसलिंग भी करते हैं आप? हाँ, काउंसलिंग के जरिए भी हम उसका इलाज करते हैं, कुरान से काउंसलिंग करते हैं। लेकिन अगर उसकी वो कंडीशन उससे बढ़ गई हो, नेक्स्ट लेवल पर चली गई हो, फिर हम देखते हैं कि इसकी कंडीशन में अब किस तरीके से पढ़ाई से अगर उसको मतलब वो पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा, करने ही नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे? फिर हम जो है उसको कहते हैं कि भाई आप साथ में मेडिकली ट्रीटमेंट भी चलाओ, आप साइकेट्रिस्ट से मशवरा करके भी चलो। इसका हम डिनाई नहीं करते इस चीज को, बिकॉज आप देखिए उंगली जादू की वजह से उंगली टूट जाए, आप मुझे बताएं जादू की वजह से उंगली टूटी, आप उसका ट्रीटमेंट करवाने के हक में है या नहीं? बिल्कुल। आप कहें जी कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करना, पढ़ाई में इलाज है, लेकिन बास कंडीशन से शैतान बीमारी लगा देता है, उसमें मेडिकल इलाज जरूरी हो जाता है, उसमें मेडिकल इलाज जरूरी हो जाता है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जादू जिन्नात की वजह से ये सारी सिम्टम्स जो डॉक्टर साहब ने बयान की हैं ये बन सकती हैं, बन सकती हैं। शैतान बीमारी लगाता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी लगाई, वो अय्यूब इज़ नादा रब्बहू इन्नी मस्सानी शैतान बिनुस्बि व अज़ाब। शैतान ने कहा अल्लाह मुझे, हज़रत शैतान ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी लगाई ना, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि अल्लाह मुझे शैतान ने छू के बीमारी दी। ठीक है, और मुफस्सिरीन ने उसका नाम लिखा है, जी जी, ठीक है, मुस्बत उसका नाम बताया इब्ने कसीर ने। तो इससे पता चलता है कि शैतान चूंकि बीमारी लगाता है। अब बीमारी सोच की हो, बीमारी वसवसे की हो, ओवर थिंकिंग की हो, वो बीमारी जो है वसवसा इब्तदाई कंडीशन में है या उसके बाद वो आगे चला जाता है, ज्यादा कैफियत की तरफ चला जाता है, तो इस तरह की मुख्तलिफ कैफियत होती है। तो हम उसका ट्रीटमेंट, हम डायग्नोज जब करते हैं, हम यही चीजें देखते हैं कि इसको हर वक्त कैफियत होती है तो ये नफ्सियाती मसला है, इसका जो है वो सिर्फ पढ़ाई से इलाज नहीं होगा, इसको मेडिसिन की जरूरत है। दोनों इलाज इसमें चलेंगे, इसमें दोनों इलाज करेंगे। हाँ, कभी कभार उसको कैफियत महसूस होती है, उसको पढ़ाई देते हैं, उसको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं और कुछ उसका फोकस बेहतर करने के लिए देते हैं। पढ़ाई में बेसिक सिर्फ आते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बताई, जो उन्होंने नफ्सियाती मरीज का इलाज किया था। ठीक है, उसके बाद मुख्तलिफ चीजें आ जाती है, उसमें दुरूद शरीफ भी है, उसमें आखिरी 3 कुल भी हैं, इसको 33 बार पढ़ के वो इलाज चलाता रहे, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि नफ्सियाती तौर पे जो मसाइल के मरीज होते हैं, खासकर जो इब्तदाई स्टेज पे होते हैं, तो वो बड़ी जल्दी कवर होते हैं। फिर इसी तरह से वसवसे की आगे स्टेजेस जो डॉक्टर साहब ने भी बयान किए हैं कि इंसान को वसवसे के जरिए जो है वो ऑर्डर मिलता है। अब ऑर्डर मिलना ये दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये अमूमन शैतानी असर की वजह से होता है। और उसके बाद फिर जो कैफियत बनती है जी, फिर वो कैफियत जो है वो बीमारी की बन जाती है। किसी कोई भी कैफियत जो है बॉडी में अगर वो जादू जिन्नात की वजह से बने और उसके बाद अगर वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाए
तो वो बीमारी की शक्ल अगर इख्तियार कर जाए तो हम उसको दोनों तरह से ट्रीट करते हैं। हम कहते हैं भाई रूहानी मसाइल का इलाज है, अगर एक लिमिट के अंदर है तो इसका सिर्फ रूहानी मसाइल से इलाज हो जाता है अल्लाह के फज़ल से, यानी जो रूहानी मसाइल के हल के लिए पढ़ाई बताते। लेकिन अगर उससे बढ़ जाए तो फिर हम जो है उसको मशवरा देते हैं कि भाई आपको नफ्सियाती मसाइल भी हैं जी, ठीक। और सबसे जरूरी डिपेंड करता है मरीज की विल पावर क्या है, मरीज खुद से कुछ करना चाहता है या नहीं, मरीज कोऑपरेट कर रहा है या नहीं। तो अगर मरीज कोऑपरेट नहीं कर रहा तो फिर डेफिनेटली उसको मेडिसिन के जरिए रिकवर करना पड़ता है, जो कि डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया है। लेकिन अगर मरीज इस तरह कोऑपरेट ही नहीं, मतलब अगर मरीज कोऑपरेट कर रहा है तो बसा औकात हो जाता है कि वो पढ़ाई और उसकी कौन सी बगैर मेडिसिन से भी इलाज हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे।